हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट एंगेजमेंट क्या है और ऑडिट प्रोग्राम क्या है। जबकि इससे पहली वाली क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हमने पढ़े थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ऑडिट एंगेजमेंट की बात करूं तो हम इसे यूं समझ सकते हैं कि जब किसी भी ऑडिटर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्लाइंट से ऑडिट मिलता है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है, एंगेजमेंट मतलब कुछ जुड़ना, राइट। तो ऑडिटर और क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये एक लेटर होता है जो कि ऑडिटर अपने क्लाइंट को देता है। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि एंगेजमेंट लेटर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑडिट फर्म विद योर क्लाइंट, राइट। तो ऑडिट एंगेजमेंट के थ्रू ऑडिटर अपने क्लाइंट से जुड़ता है। ये लेटर ऑडिटर अपने क्लाइंट को देता है और ये देने के पीछे पर्पस ये होता है कि कोई भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में ना हो। इसमें ऑडिटर स्पेसिफाई करता है कि वो क्या क्या पर्पस रहेगा उसके ऑडिट का और क्या क्या स्कोप रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, क्लाइंट के मैनेजमेंट से वो क्या एक्सपेक्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फीस होगी, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड थ्रू दिस लेटर, राइट। सो वी कैन से इट रेफर्स टू द इनिशियल स्टेज ऑफ एन ऑडिट, जहां पे ऑडिटर नोटिफाई करता है क्लाइंट को कि वो उसका ये ऑडिट वर्क एक्सेप्ट कर रहा है और क्लैरिफाई करता है कि इस ऑडिट से क्या पर्पस और स्कोप डिफाइन होगा, राइट। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज बेसिकली गिवन बाय ऑडिटर टू द क्लाइंट और टू दी कंपनी, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या स्कोप रहेगा काम का, ड्यूटीज क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की क्या रहेगी और कंपनी की मैनेजमेंट की क्या रहेगी। और इसमें ये भी बताया जाता है कि ऑडिटर अपना ये क्लियर करके चलता है कि उसकी क्या लिमिट्स है और उसकी क्या लायबिलिटीज रहेंगी एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, राइट। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, ये लेटर इशू करने का मतलब ही क्या होता है कि बाद में क्लाइंट और कस्टमर के बीच में, सॉरी, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन या डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो बेसिकली ये लेटर के, इस लेटर को इशू करने का मकसद ही क्या है कि टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, डिस्प्यूट बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर एट अ लेटर स्टेज। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बेसिकली एक कंफर्मेशन लेटर है कि ऑडिटर ये कंफर्म करता है कि मैं आपका ऑडिट लेने के लिए तैयार हूं और मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मेरे ऑडिट से का क्या क्या स्कोप रहेगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे और क्या क्या काम मैं करके दूंगा, क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, किस फॉर्म में मैं रिपोर्ट दूंगा और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइंट की मैनेजमेंट की होगी, राइट। तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों कह रही थी कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इनिशियल और पहला स्टेप है ऑडिटिंग का। एवरी एंगेजमेंट लेटर, और आईसीएआई कहती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है कि सारे एंगेजमेंट लेटर में ये पॉइंट्स कवर होने जरूरी है। पहला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। दूसरा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तीसरी, इनहेरेंट लिमिटेशंस। हाँ जी, इनहेरेंट लिमिटेशंस मतलब कि जैसे कि आप ना ये नहीं कह सकते कि भाई अगर ऑडिट हुआ तो ऑडिटर कोई गलती नहीं कर सकता। अरे यार, ऑडिटर भी तो ह्यूमन बीइंग है, उससे भी गलती हो सकती है। तो ऑडिटिंग की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं जिसमें कोई ना कोई कमी पेशी रह सकती है, तो वो भी आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में मेंशन कर रहे हैं। और उसके अलावा ऑडिटर ये भी बताएगा कि उसको इंटरनल ऑडिटर के काम की कितनी ज़रूरत है, मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेटर बताना होता है, और अगर मैनेजमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन या लेटर मांगा जाए उसके बारे में,
और ऑडिटर्स की लायबिलिटीज क्या रहेगी, और ऑडिट फीस किस बेस पे कंप्यूट की जाएगी, और क्या फॉर्म में ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसकी रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या है, और उसकी दी हुई रिपोर्ट किन किन अथॉरिटीज तक जा सकती है। इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आईसीआई कहता है कि एंगेजमेंट लेटर में शुरू में ही, ऑडिट की शुरुआत में ही बता दिए जाने चाहिए, कि बाद में क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट लेटर स्टेज पे अराइज ना हो। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगी ऑडिट एंगेजमेंट क्या है और इसमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया आज की इस क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपका हो गया, साइन हो गया, सब कुछ यहाँ हम आपका इनिशियल स्टेप ले चुके हैं। उसके बाद आपको ऑडिटर को क्या करना है, अब अपनी सेना को तैयार करना है। जो भी उसका ऑडिट स्टाफ उसके साथ ऑडिट करने जाएगा, आपको उन्हें काम एलोकेट करना है, आपको बताना है किसने क्या क्या काम करना है, और एक ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, एक डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर करना है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन क्या क्या काम करेगा और कैसे कैसे काम करने हैं और क्या क्या मेथड्स फॉलो करने हैं। जब आप ऑडिट करने लगे हो, एक एक आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक आइटम को आपको कैसे चेक करना है, उसके तरीके क्या रहेंगे, दैट विल बी डिफाइन इन दी ऑडिट प्रोसीजर। मतलब आप समझ सकते हो किन तरीकों से आपको ऑडिट करना है, क्या मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, उसके लिए एक डिटेल प्लान बनाया जाएगा, ड्यूटीज एलोकेट की जाएंगी, ऑडिट स्टाफ कौन क्या क्या काम करेगा, उससे रिलेटेड एक ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन प्लान होता है जिसमें डिटेल्स होती है कि ऑडिट करना कैसे है, इसमें डिस्क्रिप्शन होती है काम की, और बेसिकली ये जो ऑडिट स्टाफ है उसके लिए एक गाइड का काम करता है, क्योंकि अगर मैं एक ऑडिट टीम की मेंबर हूं तो मुझे ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली पता है। लेट्स सपोज मुझे काम दिया गया है स्टॉक वेरिफिकेशन का, तो मुझे स्टॉक वेरिफिकेशन करनी है, तो मुझे उसमें काउंटिंग करनी है, मुझे कैसे कैसे चेक करना है, दैट विल बी गिवन इन दी ऑडिट प्रोग्राम। तो बेसिकली ये गाइड है। अगर मुझे इन्वेंट्री चेकिंग का काम दिया है, लेट्स सपोज मुझे फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्टर्स चेक करने हैं, तो उसके लिए ऑडिट प्रोग्राम में क्या दिया हुआ है, और मेरा नाम दिया हुआ है जी, आपको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर चेक करने हैं, मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करनी है, आई नीड टू डू व्हाट एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब ओनली व्हाट टू डू, दैट इज गिवन इन दी ऑडिट प्रोग्राम, जिससे कि कोई चीज छूट ना जाए। ये चीज, इस चीज की स्कोप अराइज नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि कोई चीज मिस आउट हो जाए। तो जैसे हमने एसए 200 पढ़ा था, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स गवर्निंग, क्या आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं एज एन ऑडिटर, जो हमने एसए 200 में पढ़ा था। एसए 300 कहता है कि ऑडिटर को एक रिटन ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, जिसमें तरीके बताए जाने चाहिए कि पूरा ऑडिट कैसे कैसे करना है। तो ऑडिटर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि उसको कब कब ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, राइट। ऑडिटर के पास किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर के पास टाइम नहीं है, तो उसको, आपको क्या लग रहा है, ऑडिटर हर चीज ऐसे नहीं कर लेता जो उसने सोचा और वो हो जाए। कई बार आपको आपके पास डिस्क्रेशन नहीं रहती, आपके पास टाइमिंग को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आपके पास कम टाइम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज मुझे स्टॉक चेकिंग का काम दिया है, और अगर क्लाइंट का एम्प्लॉय स्टॉक की काउंटिंग कर रहा है, तो मैं खुद काउंटिंग नहीं कर रही, लेट्स सपोज वो अपनी काउंटिंग कर रहा है, तो मैं वहां खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि इसने सही काउंटिंग की या नहीं की। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जरूरी नहीं ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है कि सारी चीजें स्टाफ को ही करनी है, आपके तरीके होने चाहिए। अगर आपके पास टाइम इश्यू है, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम शुड कंसीडर प्रीवियस ईयर्स ऑडिट प्रोग्राम एंड दीज मे बी मॉडिफाइड इफ नेसेसरी। यानी कि अगर जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप पिछले साल का, अगर आपका यही क्लाइंट था तो आपने पिछले साल कैसे ऑडिट किया, या फिर किसी और क्लाइंट का इसी तरह का काम था, तो अगर ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और किसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आप ऑडिट करके आए हो, तो वहां पे क्या ऑडिट प्रोग्राम आपने पिछले साल फॉलो किया था, उसको आप थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उसके पॉइंट्स को लेकर आप इस साल का ऑडिट प्रोग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अगला आ गया आपका एडवांटेजेस ऑफ
ऑडिट प्रोग्राम फायदा क्या, आपके पास रेडी चेकलिस्ट है, आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करना है ऑलरेडी डिफाइन है, टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम पहले से बना रखा है। आप ऑडिट असिस्टेंट को टाइम काम प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला लेट सपोज मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने गई, मेरे पास मेरे साथ ऑडिट स्टाफ दो है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मैंने मिस्टर ए को स्टॉक वेरिफिकेशन का काम दे दिया और मिस्टर बी को कोई और काम दे दिया, जी तुम बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो या फिर तुम चलो फिक्स्ड एसेट्स चेक करो। तो मैंने अगर उनको काम पहले से डिफाइन किया हुआ है तो काम स्पीडीली हो जाएगा और काम एलोकेटेड है। जिसको मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन वो स्टॉक से रिलेटेड ही चेकिंग करेगा और जिसको मैंने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ काम दे दिया तो वो वही काम करेगा। ये एक बहुत अच्छा फायदा होता है ऑडिट प्रोग्राम का। ऑडिटर में इजीली नो, आपको पता है किसका क्या काम है तो आप उसी से आंसर कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वर्क कैन बी अटेन्ड एज द सेम प्रोग्राम वुड बी फॉलोड फ्रॉम टाइम टू टाइम। काम थोड़ा स्पीडली हो जाएगा क्योंकि आपको बार बार सेम प्रोग्राम फॉलो करना है, तो काम में एक यूनिफॉर्मिटी हर वक्त बनी रहती है। ये आपको मदद करता है आगे वाले सालों में भी। अगर आपने इस बार जो प्रोग्राम बनाया है वही प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर गया तो अगले साल आप इसी प्रोग्राम को फर्दर यूज कर सकते हो। और आपने जिन लोगों से पहले लेट्स सपोज इन्वेंट्री का चेकिंग का काम करवाया वो भी एक्सपर्टीज हो जाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। ऑडिटर टास्क बिकम मैकेनिकल। अब लेट सपोज मैं हर जगह जाती हूँ स्टॉक वेरीफाई करी, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो ऑडिटर टास्क थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है। ऑडिटर इंटरेस्ट खत्म कर लेता है, इनिशिएटिव्स भी नहीं लेता कुछ खास। और कई बार मेकिंग ऑडिट, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी लगता है अगर उनके लिए भी आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत छोटी अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑडिट करने जाते हो तो। और ऑडिट प्रोग्राम में इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इनएफिशिएंट में डिफेंड themselves by stating that matter was not contained in the audit program। अब let's suppose मैं स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए मुझे काम दिया हुआ है लेकिन मुझे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई कमी दिख भी रही है, मैं नहीं बता रही, अरे यार मुझे थोड़ी ना बोला है, मुझे तो स्टॉक इन्वेंट्री से रिलेटेड ही काम बोला है। तो इनएफिशिएंट स्टाफ अपने आप को डिफेंड कर लेता है ऐसे बोल के कि मेरे लिए तो नहीं बोला गया था, मेरा काम नहीं था। सो इस तरह की एक्सप्लेनेशन देके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। सेम एंड रिजिड प्रोग्राम कैन नॉट बी लेट डाउन फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस। अब लेट सपोज मैं एक ऑडिट फर्म हूँ और मैं पिछले 4 साल से जो भी ऑडिट कर रही हूँ लेट सपोज, तो मैं सेम ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस या हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकती। हो सकता है मैंने पिछले साल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑडिट किया और इस बार कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो वी कैन नॉट से ना कि दोनों के लिए सेम ऑडिट प्रोग्राम वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिजिड प्रोग्राम्स आप बार बार यूज, सेम और फिक्स्ड प्रोग्राम आप बार बार यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो आई विश आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया हो, जो भी मैंने आपको यहाँ तक समझाया आपको समझ आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा, आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। हमने ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ा, कैसे ऑडिट एंगेजमेंट फर्स्ट स्टेप होता है, और ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा हमने जिसमें एक डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है, प्लान डिफाइन किया जाता है कि क्या क्या काम ऑडिट स्टाफ करेगी। तो आप इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। आई विश आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लगता है कुछ आपको नहीं समझ आया या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।